हेलो गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। और जैसे कि मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में दैट वी विल बी स्टार्टिंग विथ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड बिजनेस। तो इसके पहले कि हम ये चैप्टर चालू करें, एक चीज़ दिमाग में रख लेते हैं कि ये चैप्टर जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो आप खुद के लिए और मैं मेरे लिए सोचूंगी कि हम एक नया बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं। ओके, तो हम कैसे करेंगे, हमको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, अ, खुद का बिजनेस होने में इम्पोर्टेंस क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतलब क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। सेकेंड इज डेफिनेशन क्या है, हम बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू करें तो उसके एडवांटेजेस क्या है, अगर हम बिजनेस चालू करते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानी आ सकती है, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो दोज आर द चैलेंजेस। एंड द लास्ट वन इज कि हमको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे खुद का बिजनेस सेट करने के लिए। तो बस इतना सा ही है ये चैप्टर, बट देन यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अभी यहाँ पे वही चीज़ें, मतलब ये एक पढ़ लेना, स्टोरी है छोटी सी कि दो फ्रेंड्स होते हैं और वो लोग ने अपना बिजनेस का कोर्स खत्म कर लिया होता है एंड दे आर अबाउट टू सेट अप अ स्मॉल बिजनेस। तो उनको काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि किस चीज़ का बिजनेस चालू करना है, कहाँ चालू करना है, जगह क्या होगी, मशीनरीज कैसे आएंगे, क्या क्या मटेरियल्स चाहिए होता है, पैसे कहाँ से आएंगे और मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो ऑब्वियसली जब मैं और आप ये बिजनेस चालू करेंगे तो इवन वी विल हैव दिस क्वेश्चन, राइट। तो ये चैप्टर पूरा उसी के ऊपर बेस है कि अगर आपको बिजनेस चालू करना है स्मॉल स्केल, इसीलिए क्योंकि आप ऐसे ही रात को सोकर सुबह उठ के यू नॉट थिंक कि आप डायरेक्टली मुकेश अंबानी बन जाओगे और बहुत सारे बिजनेसेस हैंडल करोगे। स्मॉल स्केल इसलिए कि जब आप बिजनेस चालू करने जाते हो तो इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम दी ग्राउंड लेवल, मतलब आपको जीरो से चालू करना पड़ता है, राइट। लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन में क्या दिया हुआ है साथ में पढ़ते हैं। Rising population must be given an opportunity of means of livelihood। मतलब आए दिन अपने पॉपुलेशन इतने बढ़ रहे हैं, एवरीवन नीड्स वर्क, राइट। सबको काम चाहिए, मतलब खाना तो चाहिए एंड ऑफ द डे, एंड फॉर दैट दे हैव टू अर्न। तो ये जो है ना एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है ताकि लोग कमा सकें। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकमिंग मोर सीरियस। मतलब अभी क्योंकि लोग एजुकेटेड नहीं है या फिर इतने सारे लोग एजुकेटेड हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। अगर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं तो ऑब्वियसली किसी कंपनी में सिर्फ 50 या 60 सीट्स होंगी एम्प्लॉयज़ को हायर करने के लिए। बट अगर इंटरव्यू के लिए 120 लोग जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसमें 60 लोगों को तो रिजेक्ट करना ही है। नो चॉइस बट वी हैव टू रिजेक्ट देम। तो एम्प्लॉयमेंट बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती जा रही है इंडिया में। इन पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, मोर अटेंशन इज गिवन टू द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। मतलब एम्प्लॉयमेंट तो ठीक है, मतलब आप किसी के लिए काम करते हो, बट जब लोगों को व्हेन पीपल स्टार्टेड फेसिंग द सीरियस प्रॉब्लम कि बहुत सारे इंटरव्यूज देने के बावजूद, एकदम ब्राइट स्टूडेंट होने के बावजूद, एलिजिबल होने के बावजूद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, देन दे स्टार्टेड विद देयर ओन टैलेंट। खुद के टैलेंट को वो लोगों ने एक बिजनेस का रूप दिया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपनाया, and they started actually doing business in this field. However, the problem of unemployment is not overcome by the new industrial policies. There is a huge importance of farming industry, small scale industry and cottage industry in Indian economy. तो बहुत ज़रूरी है कि फार्मिंग इंडस्ट्री हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो और कॉटेज इंडस्ट्रीज हो। उसकी वजह से क्या होना, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा कम हो जाएगा। एज फार एज डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया इज कंसर्न, इट इज़ नेसेसरी टू मेक अवेलेबल द कैपिटल। सबसे मेन पार्ट है, अगर बिजनेस चालू करना है ना, यू नीड टू हैव मनी। अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कैपिटल नहीं है, भले आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, आइडियाज़ है, बट देन व्हेन यू डोंट हैव मनी तो आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इंडिया में है वो मेक अवेलेबल द कैपिटल एंड द अदर रिसोर्सेज फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। It is in fact that unskilled and semi-skilled artisans required by any small-scale industries are easily available in large number in rural areas. अब unskilled और semi-skilled क्यों बोला है? क्योंकि जो लोग रूरल एरिया में होते हैं मोस्टली अज्यूम किया जाता है कि वो लोग पढ़े लिखे नहीं है या फिर वो लोग ने कोई टेक्निकल काम नहीं किया, जिन्होंने मतलब जिनको सिर्फ बोलते हैं ना मजदूरी आती है, दे आर अनस्किल्ड। सेमी स्किल्ड आर दोस्त जिन्होंने थोड़ा बहुत मशीन ऑपरेट करना सीखा है एंड दे कैन लर्न मोर। मतलब
ठीक ठाक काम कर लेते हैं। तो ये दोनों जो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ये रूरल एरियाज से बहुत अवेलेबल हो जाती है। Small scale industry plays an important role in such type of developing countries where there is availability of less capital and more manpower. मतलब जो गांव से लोग आते हैं, जो रूरल एरिया से लोग आते हैं, they don't know the value for money. अगर आप यहाँ पे किसी बंदे को अगर आप सैलरी के इसमें बोलोगे कि 20,000 मिलेगा स्टार्टिंग, तो वो लोग ऐसे मुंह बनाएंगे क्या 20,000 रुपये बस, मतलब इतना पढ़ने के बाद 20,000 रुपये। और अगर गांव में आप उनको बोलोगे कि हम सिर्फ आपको फुल मंथ काम करने का 6 से 10 हजार देंगे, तो वो उतने में भी खुश हो जाएंगे। तो देर इज लेस कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड मोर मैन पावर, वो लोग दिल लगा के काम भी करेंगे आपके लिए। Small scale industries are those industries in which manufacturing, providing services, production are done on the small scale or micro scale. Fine. Meaning पढ़ते हैं, मीनिंग क्या है? Traditionally the industries in India which are organized on small scale and produce goods with help of machines, labor and manpower are called small scale industries. Initially, two categories were considered: using the power, those using the power with less than 50 employees, and those not using the power with employee strength more than 50 but less than 100. मतलब जनरली स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में दो क्राइटेरिया होता था। फर्स्ट वाला है कि जिनके पास 50 से कम एम्प्लॉयज होते थे, और दूसरा वो जिनके पास 50 से ज़्यादा पर 100 से कम एम्प्लॉयज होते थे। However, the capital resources invested in plant and machinery, building, etc., have been a primary criteria to differentiate the small businesses from large. तो नॉर्मली हम स्मॉल बिजनेस को लार्ज बिजनेस से इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहले तो ये किया जाता था कि 50 एम्प्लॉय से कम है तो स्मॉल स्केल, और 50 से ज़्यादा और 100 से कम है तो लार्ज स्केल या मीडियम स्केल हो गया। ठीक। बट अब उसको कैसे तोला, मतलब उसको कैसे सेग्रीगेट किया जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने किया है प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग या कोई भी एसेट के ऊपर। The industrial unit can be categorized as small scale business if it fulfills the capital investment limit fixed by the government of India according to that is Micro, Small and Medium Enterprise Development Act. ये एक ऐसा एक्ट है जहाँ पे गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि एक क्राइटेरिया दे देती है, एक लिमिट दे देती है। अगर इस लिमिट के ऊपर गए तो वो लार्ज स्केल हो जाता है या मीडियम स्केल हो जाता है, अगर इसके नीचे है तो वो स्मॉल स्केल है। तो इन्होंने दो चीज़ों के लिए क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो ये चीज़ मार्क कर देना है कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई भी कंपनी ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है अपने असेट्स में या अपने प्लांट एंड मशीनरी या ये सब चीज़ों में, उसके ऊपर ये क्लासिफिकेशन डिपेंड होता है। तो अगर बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मतलब जो सामान बनाता है, प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, ठीक है, और वो लोग ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है लेस देन 25 lakhs का, लिखा हुआ है बट साइन के साथ बता रही हूँ कि ये वाला ना लेस देन का साइन होता है और ये ग्रेटर देन का, मतलब आई डोंट नो अगर वहाँ पे उल्टा लिखा होगा, बट ये जो साइन मैंने बनाया है दैट इज लेस देन। तो अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट किया है तो वो माइक्रो हो जाता है। फाइन। अगर उसने 25 लाख से ज़्यादा मतलब मोर देन 25 lakhs किया है बट लेस देन 5 करोड़ किया है, मतलब 25 लाख से ज़्यादा पर 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बन जाती है। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा किया है और 10 करोड़ से कम, तो वो लोग मीडियम स्केल बन जाते हैं। अब आप बोलोगे 10 करोड़ से ज़्यादा किया है तो लार्ज स्केल, ठीक है। बट MSMED जो एक्ट है वो बात करता है सिर्फ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में, लार्ज एंटरप्राइजेस के बारे में बात नहीं करता है। तो हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो भी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तक ही लिमिटेड होगा। तो लेट्स रिपीट वंस अगेन, एकदम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है, फाइन, अगर कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है किसी प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, जो भी एसेट में, अगर वो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो 25 लाख से कम है तो वो माइक्रो, छोटू माइक्रो एंटरप्राइज होगा। ठीक। अगर 25 लाख से ज्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम में इन्वेस्ट कर रही है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज हो गया। फाइन। अगर 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम इन्वेस्ट कर रही है तो मीडियम एंटरप्राइज हो गया। पर इसके आगे की चीज याद नहीं रखिए कि 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया है तो वो लार्ज एंटरप्राइज होगा। फाइन।
आते हैं दूसरे साइड में सर्विस सेक्टर। तो अगर ऐसा कोई कंपनी है जो कोई प्रोडक्शन का काम नहीं करता पर सर्विस प्रोवाइड करता है, समझ लो, मतलब कोई सर्विस देता है जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, तो अगर ऐसे किसी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है 10 लाख से कम का, डज नॉट एक्सीड 10 लाख, मतलब लेस देन 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो माइक्रो मतलब छोटू एंटरप्राइज हो जाएगा। फाइन। अगर 10 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है पर 2 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब 10 लाख से ज्यादा पर 2 करोड़ से कम, इन दोनों के बीच का जो गैप है, इसमें अगर किधर इन्वेस्ट किया है तो वो स्मॉल एंटरप्राइज हो जाता है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 2 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रही है पर 5 करोड़ से कम का ये कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो दैट विल बी मीडियम एंटरप्राइज। और 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो लार्ज। ठीक। अब आपको कैसे ये याद रखना है, सिर्फ फिगर्स याद रखना, बाकी लेस देन एंड मोर देन आपको याद आ जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो 25, सेकंड वाले में 25 और 5, 5 और 10। फाइन। तो अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो, 25 से ज्यादा पर 5 से कम है तो मीडियम, 5 से ज्यादा और 10 से कम है तो, सॉरी, लेट्स स्टार्ट अगेन, ओके। अगर 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट किया है तो माइक्रो मतलब छोटू एंटरप्राइज, 25 लाख से ज्यादा और 5 करोड़ से कम किया है तो स्मॉल एंटरप्राइज, और स्मॉल से थोड़ा बड़ा मीडियम होता है, मतलब 5 करोड़ और 10 करोड़ के बीच में अगर किया हुआ है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में अगर 10 लाख से कम किया है तो माइक्रो एंटरप्राइज, 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में किया है तो स्मॉल एंटरप्राइज, एंड 2 करोड़ से ज्यादा पर 5 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया है तो वो मीडियम एंटरप्राइज है। एक टेक्सचुअल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज दिस। एनी इंडस्ट्रियल यूनिट इज रिगार्डेड एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इफ फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाइड, मतलब नीचे दिया हुआ कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स लाइक प्लांट इक्विपमेंट इधर हेल्ड ऑन ओनरशिप टर्म और ऑन लीज और हायर परचेज शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। However, the unit in no way can be owned or controlled or auxiliary for any other industrial unit. मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है फिक्स असेट्स के अंदर, प्लांट एंड मशीनरी, या अगर ओनरशिप ले लिया है या लीज पे लिया है या हमने खरीदा है इंस्टॉलमेंट पे, तो उस वो वो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ना, वो आएगा, राइट से लिखती है तो आपको याद रहेगा। तो वो जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू है ना वो लेस देन इक्वल टू 1 करोड़ होना चाहिए, मतलब 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मतलब 1 करोड़ से कम या 1 करोड़ तक, 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए वरना वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नहीं होगा। फाइन। क्लासिफिकेशन कैसे किया हुआ है, ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। ट्रेडिशनल वाले में हैंडलूम होता था, हैंडलूम आपने देखा होगा जो मशीन से नहीं बट मैन्युअली जो क्लोथ क्लोथिंग इंडस्ट्री होता है, जो मैनुअली क्लोथ्स सिलते हैं, वीविंग ऑफ क्लोथ्स सुना होगा आपने। हैंडीक्राफ्ट्स वो जो है इंडस्ट्रीज जो लकड़े के और हाथ से बनाए, आपने देखा होगा लकड़े के घोड़े और एनिमल्स होते हैं, झूले होते हैं, सब हाथ से बनाया होता है। कॉइल आपने नहीं सुना होगा, कॉइल वो चीज़ है जैसे अगर आपने कोकोनट देखा होगा तो कोकोनट के बाहर जो उसका जो वो हेयरी टाइप जो उसका कोटिंग होता है बाल जैसा, उस उसकी मदद से डोरमैट और मैट्रेसेस वगैरह बनाए जाते हैं, वो भी चीज़ें हाथ से होती है, तो वो कोई होता है। सेरिकल्चर तो मैंने आपको पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। सेरिकल्चर वो होता है जहाँ पे सिल्क बनता है और सिल्क वर्म्स जो होते हैं ना उनको रिप्रोड्यूस किया जाता है ताकि वो लोग और सिल्क प्रोड्यूस कर पाए। फिर खाड़ी एंड द विलेज इंडस्ट्री, तो एक ऐसा जो गवर्नमेंट ने ऐसा एक कमिटी बनाया है जो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वालों को प्रमोट करता है कि आप नए आइडियाज लाओ, खुद का बिजनेस सेटअप करो और यू कैन एक्सेल। मॉडर्न वाले में आता है कि बाइसिकल के पार्ट्स है, सिलाई की मशीन है, ब्लेड्स, रेजर्स है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, स्पेयर पार्ट्स हैं, तो ये सब नॉर्मल इसमें आ जाता है, मॉडर्न स्केल इंडस्ट्रीज में आता है। तो द नेक्स्ट थिंग इज the importance of small scale industry. So the next part is importance of small scale industries.
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की अहमियत क्या है, वाई इट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट दिस चैप्टर। तो पढ़ लेते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लेज अ वाइटल रोल, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। इट बूस्ट टू एग्रीकल्चर एंड एग्रो बेस्ड सेक्टर, मतलब फार्मिंग और एग्रीकल्चर को हम जल्दी इतना महत्व देते नहीं हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री वी आर एबल टू गिव दैट इम्पोर्टेंस टू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी गेट इज जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, आपने एक बिजनेस सेटअप किया है, ओके, बिजनेस सेटअप किया है तो उसमें जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, जैसे कि समझ लीजिए मैंने मुझे ऑब्वियसली मैंने बिजनेस चालू किया तो मुझे उसमें स्टाफ मेंबर्स चाहिए, मुझे सपोर्टर्स चाहिए, मुझे हेल्प करने के लिए लोग चाहिए। तो देयर विल बी यू नो ऑटोमेटिक क्रिएशन ऑफ जॉब्स। तो उसके लिए एसएसआई इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री विच क्रिएट्स अ ह्यूज एम्प्लॉयमेंट। मतलब पहला इंडस्ट्री तो ऑब्वियसली लार्ज स्केल वाले होंगे, बट एसएसआई वो क्योंकि छोटे छोटे काम होते हैं और उसमें स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड एम्प्लॉयज सबकी जरूरत होती है। So it creates a huge employment opportunity because it can be operated with minimum amount of capital, and SSI can be run with basic and potential skill, मतलब उसके लिए ज़्यादा एकदम expertise knowledge होना ज़रूरी नहीं है। So this boosts for the labor surplus country like India, मतलब अपने यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा हैं कि लेबर सरप्लस इसलिए बोला है कि अपने यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, उनका जो टैलेंट है, उनका जो मेहनत है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके थ्रू। The second is regional balance. In India, all the regions are not developed due to lack of industrialization. SSI can be set up with a minimum amount of capital. तो इंडिया में जो सारे रीजन्स हैं वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से डेवलप नहीं होते, बट एसएसआई कम अमाउंट ऑफ कैपिटल के थ्रू रूरल एरियाज में भी सेटअप किया जा सकता है। तो स्मॉल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट्स यूजेस सिंपल टेक्नोलॉजी, मतलब सिंपल टेक्नोलॉजीज होता है, लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल और लेबर भी एकदम आसानी से मिल जाता है। दस दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। मतलब इतना मुश्किल नहीं होता है एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा करना, क्योंकि उसमें कैपिटल कम चाहिए होता है, टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल होती है, लोकल लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होता है, जो भी आपको सामान चाहिए वगैरह वो सब आपको ऐसे आसानी से मिल जाता है, लेबर्स आपको आसानी से मिल जाते हैं। देन द थर्ड पार्ट इज इंक्रीजेस द कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। अब इसके बारे में बढ़ते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंजॉयज द एडवांटेजेस ऑफ लो कॉस्ट प्रोडक्ट, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं हो रहा है तो लो कॉस्ट प्रोडक्ट ही होगा। दिस इंडस्ट्री यूजेज लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, मतलब जो आसपास आपको मिल जाए वैसे रिसोर्सेज विच आर लेस एक्सपेंसिव। एस्टैब्लिशमेंट एंड द रनिंग कॉस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आर कंपेरेटिवली लो। मतलब अ, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को खड़ा एस्टैब्लिश मतलब खड़ा करने का जो कॉस्ट है और उसको चलाने का जो कॉस्ट है वो दोनों ही बहुत कम होता है। तो प्रोडक्शन भी उसका भी पैसा कम लगता है, ओवरहेड्स भी कम लगते हैं, अल्टीमेटली जो है कि उससे जो गुड्स आते हैं, अब कॉस्ट कम लगा है तो उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो सेल प्राइस होगा वो भी कम ही होगा। इंक्रीज टर्नओवर इंक्रीजेस द कॉम्पिटिशन, मतलब अगर ज़्यादा सेल्स हो रहा है तो आपके पास वो पावर होगा कि आपने कम दाम में कम सेल प्राइस दिया। अगर सपोज मैं कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चला रही हूँ कोई भी प्रोडक्ट का, और सिमिलरली वही प्रोडक्ट कोई और बेच रहा है, तो अगर मैंने अपना कॉस्ट कम करके उसे कम प्राइस में सेल किया और दूसरा वही वाला प्रोडक्ट ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है, तो इट विल बी माई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, मतलब मेरे पास एक पावर होगा कि मेरा जो प्राइस है वो कम है। और फोर्थ वन इज मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है, मतलब एक तो लेबर इंटेंसिव है, मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो काम होता है वो लेबर्स इम्पोर्टेंस होते हैं और वो लेबर्स हमको इंडिया में तो मुश्किल ही नहीं है मिलना। सो दे यूटिलाइज अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज and raw materials from the local area, such as use of local natural resources minimizes the cost of production which results in the reasonable price of goods। मतलब वही है, हम लोकल एरिया से सारे रिसोर्सेज लेते हैं जिससे अपना गुड्स बनता है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है किसी भी गुड का, और उसकी वजह से क्या है कि आपको सेल प्राइस भी कम लगाना पड़ेगा। फिफ्थ वन इज इट reduces the migration. Small scale industries can create a large number of employment in rural areas.
Small scale industry is also the best example of self-employment. Therefore, the migration of people from rural to urban can be reduced or minimized. सबसे पहले तो उन लोग ने ये बोला है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है जिससे रूरल एरिया के लोग काम कर सकते हैं. दूसरा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चालू कर रहा है, समझ लो मैं, मुझे कोई जॉब नहीं ऑफर कर रहा है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, बट देन आई कैन गो अहेड एंड इनिशिएट द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं खुद के लिए एक जॉब क्रिएट कर रही हूँ. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो रूरल एरिया में जो लोग हैं जिनको खुद को बिजनेस चालू करना है, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि वो रूरल से अर्बन एरिया में है, वो अपना बिजनेस गाँव में भी सेटअप कर सकते हैं. Sixth thing is support to the large scale industry. So maximum large scale industries are depend upon the small scale industry. Many small scale industries provide a raw material, semi finished goods to large scale industries. जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि मॉडर्न वाले स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में स्पेयर पार्ट्स आते हैं, बाइसिकल के पार्ट्स आते हैं, रेजर आता है, फिर सिलाई की मशीन आती है. तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है ना, उनको बहुत सी चीज़ें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिलती है. समझ लो कि जैसे कोई क्लोथिंग इंडस्ट्री है तो वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पे कपड़े बनते हैं बहुत सारे क्वांटिटी में. तो वो कपड़े सिलने के लिए जो सिलिंग मशीन होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जाती है. समझ रहे हैं? अगर कोई कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, बाइसिकल मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसके अंदर जो पार्ट्स लगते हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से आती है. तो जो लार्ज डिपेंडेंसी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की. सेवेंथ इज डेवलपिंग न्यू एंटरप्रेन्योर्स. तो न्यू एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं कि small scale enterprises have the potential to attract the young aspirants to entrepreneurship. Small scale industry can accommodate the technical as well as non technical young first generation entrepreneurs. India is a country of villages, therefore, the government has to pay attention to the development of small and the cottage industries in order to create a balanced economy. मतलब इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ विलेजेस. सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है, बट इंडिया में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है. तो उस टैलेंट को एक एक गोल मिले, एक डेस्टिनेशन मिले जिसके लिए उनको ये काम करने का अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि आप अपने टैलेंट का यूज एकदम अच्छी जगह पे करो एंड सेटअप योर ओन बिजनेस और उससे आप आगे बढ़ो. तो ये सारी छोटे छोटे बिजनेस जो हम खुद के लिए सेटअप करते हैं, दोज आर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. तो जैसे कि हमको पता है कि हर चीज़ का फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है. तो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के जो फ़ायदे होते हैं, जो एडवांटेजेस होते हैं, पहले वो हम पढ़ लेंगे यहाँ पे. और फिर डिसएडवांटेजेस नहीं, बट उसके चैलेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें बीच में आती है आपको. बिजनेस चालू करना ऐसे आसान नहीं है. मतलब आप एक बार सोचो कि हाँ मुझे बिजनेस सेटअप करना है और दूसरे दिन आपका बिजनेस सेटअप हो गया. देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, पर उसके कई सारे फायदे भी हैं. तो इम्पोर्टेंस तो हमने पढ़ लिया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है, मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज होता है, लिमिटेड कैपिटल होता है. तो जो सारी चीजें ऊपर पढ़ी, अब एडवांटेजेस क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. तो फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस. आप भी अपना आंसर ऐसे ही चालू करेंगे. मैं इसीलिए आपको बीच बीच में ये चीजें बोल रही हूँ कि ये टेक्स्ट बुक है, ओके. तो टेक्स्ट बुक में जो आपका टेक्स्ट बुक भी बहुत अच्छे से बनाया गया है कि हर चीज़ इनमें डायरेक्टली दी हुई है. अब समझ लीजिए ये पॉइंट के अंदर 4 पॉइंट्स हैं. आप ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें याद नहीं रखोगे, बट देन यू हैव टू रिमेम्बर कि आपका आंसर ऐसे चालू होना चाहिए कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस. तो ये पॉइंट्स आपके सेम होने चाहिए टेक्स्ट बुक वाले. अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, बट कुछ भी का मतलब यू हैव टू यूज द टेक्सचुअल लैंग्वेज. ओके, लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज एम्प्लॉयमेंट एडवांटेजेस. सबसे पहले वहाँ पे भी वही था, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है और यहाँ पे लार्ज एम्प्लॉयमेंट है. इंडिया इज अ लेबर अबंडेंट कंट्री. बार बार ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि इट्स ओके, मतलब वी कैन गेट लेबर इफ यू वांट. The small scale industries have potential to create the employment opportunities on mass scale. Mass scale मतलब एक local level पे opportunities create करने का ताकत है small scale industries में. They are labor intensive. They use more labor than the factors of production. The gestation period is low and can provide employment opportunities to a large number of people. मतलब gestation period मतलब वो waiting period है. मतलब अगर आज मैं इंटरव्यू दिया तो बाकी कंपनीज में कैसे है कि अभी के लिए द
थिंग इज ओवर, मतलब जितने लोग चाहिए थे उतने हायर हो गए, तो अब आप कभी और ट्राई करना जब ओपनिंग आएगी। बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसा नहीं है, आए दिन नए काम आते रहते हैं, आए दिन लोगों की जरूरत पड़ती रहती है, तो जो वेटिंग पीरियड है काम मिलने का वो यहाँ पे कम हो जाता है। द सेकेंड इज लेस कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो स्मॉल, अभी एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स लेस कैपिटल एज कम्पेयर टू लार्ज स्केल। लेस कैपिटल इस वो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। एंड एसएसआई कैन बी स्टार्टेड एंड रन बाय द स्मॉल एंटरप्रेन्योर विद द लिमिटेड कैपिटल रिसोर्सेज। फाइन। Third is utilization of domestic resources. SSI makes use of local resources which are available in greater extent, and small amount of savings which normally remains idle are now channelized. This will increase the capital formation and investment in company. समझा? तो जो हमारे रिसोर्सेज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो लगते हैं वो हम लोकली उसको लोकली जो मिलता है उसको ही यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है ना, हमारी सेविंग्स बढ़ती है। सेविंग्स बढ़ती है तो हमारा कैपिटल, जो हमारा पैसा जमा होता है, तो हमारा कैपिटल फॉर्मेशन और इन्वेस्टमेंट करने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है सेविंग्स की वजह से। The fourth one is increases the industrial output. अब एसएसआई produces the consumer goods, normal जो डेली यूज के लिए गुड्स है वो प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंपोनेंट जो इंडस्ट्रीज को चाहिए वो भी प्रोड्यूस की जाती है। द गुड्स आर चीपर एंड सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। मतलब हमने पढ़ा था ना कि उसमें जो क्या क्या था, बाइसिकल था, सीविंग मशीन था, तो ये सारी चीजें जो है वो पुअर सेक्शन मतलब आम आदमियों की जो नीड्स है, जो ज़रूरत है उसको फुलफिल करती है, उसको सेटिस्फाई करता है, एंड दे आर रिलेटिवली लोअर। Products produced by the SSI forms an significant portion of industrial output of a country। मतलब इंडस्ट्रीज को जो यूज होता है, इंडस्ट्रीज जो प्रोड्यूस करते हैं उसमें इसका भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। The fifth one is contribution to export. Nearly 40% of industrial export are contributed by SSI। मतलब इंडिया से 40% गुड्स ऐसे होते हैं जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं दूसरे कंट्रीज को, दैट इज contributed by the small scale industries. The products such as hosieries, knitwear, gems, jewelry, handicrafts, coir products, woolen गारमेंट, प्रोसेस फूड, केमिकल। अभी ये सारी चीज़ें जो स्वेटर वगैरह है, जेम्स है, ज्वेलरी है। ज्वेलरी इसलिए कि आपने देखा होगा आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर जो डायमंड होते हैं वो घर पे बैठ के सारी लेडीज लगाती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कॉयर के बारे में आपको बताया था कि मैट्रेसेस वगैरह बनते हैं। सो दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली प्रोड्यूस्ड बाय दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एंड द लार्ज नंबर ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स कंट्रीब्यूट सब्सटैंशियली इन इंडिया। मतलब इंडिया से जितना भी एक्सपोर्ट होता है बाहर, उसमें 40% ऑफ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Also, the products produced by the small scale industries are used in manufacturing of products। मतलब वो तो हमने पढ़ा था कि लार्ज डिपेंडेंसी है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की। जैसे अगर कोई वुलन मिल है, जो क्लोथिंग मिल है, जो क्लोथ्स प्रोड्यूस करती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर, तो उनको जो कपड़े सिलने के लिए जो सिलिंग मशीन है वो उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से मिलती है। सो इट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द एक्सपोर्ट एंड द वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने के लिए भी काम आती है। Sixth one is equitable distribution. Large scale industries lead to inequalities in income distribution and concentration of economic power. But small scale industries distribute resources and wealth more equitably. This is because the income is distributed among more number of workers as it is labor intensive. This results in both economic and social welfare. तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आपने सुना रहेगा कि आपको पोस्ट के हिसाब से पगार दिया जाता है या वेजेस दिया जाता है, बट इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसा होता है ना कि सबको इक्वली डिवाइड किया जाता है, क्योंकि सब एक ही काम कर रहे होते हैं, सो दे हैव राइट टू गेट द इक्वल शेयर ऑफ द इनकम। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि एक तो इकोनॉमिक वेलफेयर होता है कि पैसों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, एवरीवन गेट्स द इक्वल अमाउंट। एंड सेकंड इज सोशल वेलफेयर, मतलब लोग खुश होते हैं कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव नहीं है, एवरीवन इज गेटिंग द सेम अमाउंट फॉर द वर्क दैट डूइंग। Seventh is earning foreign exchange. The small scale industries earn valuable foreign exchange for the country by exporting products to different countries of the world. At the same time, their imports are very little. The small scale industries in Tirupur contribute to a substantial portion of India's textile export and earn valuable foreign exchange for the country. ठीक है,
तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फॉरेन एक्सचेंज में कैसे मदद करती है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एक्सपोर्ट्स जो होते हैं उसमें से 40% जो पार्ट है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट करती है। तो उस टाइम पे जो इम्पोर्ट्स है और हम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो लोकल रिसोर्सेज यूज करती है, तो हम उनको कोई चीज़ें इम्पोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे जो इंडस्ट्रीज है वो लोग क्या करते हैं ना कि वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज ये करते हैं, क्योंकि हमको तो बाहर से इंपोर्ट नहीं करना है, बट हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमको फॉरेन कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसीज मिल रही है। It is opportunity for entrepreneurship. The small scale industry provides the opportunity for entrepreneurs with limited capital. मतलब हर कोई बिजनेसमैन बन कर सकता है इसकी वजह से। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए और आपके पास ढेर सारा टैलेंट है, then you can set up a small scale industry or a business. Small scale industry requires less capital, lower investment in technology, machines as compared to large scale enterprises. Therefore, the entrepreneurs can start small scale industries easily. SSI in Japan, which was devastated by the Second World War, became the most major economic power because of many small entrepreneurs who contributed greatly to the nation's development. यहाँ पे जापान का एग्जांपल इसलिए दिया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान वॉज फुल्ली डिस्ट्रॉयड, मतलब कुछ भी नहीं बचा था जापान में, बट यही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो बिजनेसमैन थे, जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैंडल करते थे, इनकी वजह से जापान डेवलप कर पाया, मतलब इट इज़ ऑन डेवलपिंग स्टेज। उनकी वजह से पैसा आया उनकी कंट्री में और तब वो लोग खुद को बिल्टअप कर पाए, आज वो लोग जहाँ पर है। The ninth is cost efficiency. So the small scale units can adopt micro production method which offers better quality and more variety at the lower cost. मतलब अगर ये माइक्रो प्रोडक्शन मेथड यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा कॉस्ट कम लगेगा और क्वालिटी वाइज अपना प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। They are most cost effective as compared to large scale because their expenses are lower. क्योंकि इसमें खर्चा नहीं है ज़्यादा स्मॉल स्केल में, तो उसका कॉस्ट भी कम लगता है। टेंथ इज रिड्यूसेस माइग्रेशन, वो हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर किसी को रूरल एरिया में लगता है कि मेरे पास टैलेंट है और लिमिटेड कैपिटल है, अगर वो अरेंज कर पाता है कैपिटल, तो ही कैन स्टार्ट हिज ओन बिजनेस इन रूरल एरिया, तो उसको यहाँ पे अर्बन साइड में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार कर लेते हैं, माइग्रेशन हैपेंस व्हेन पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज आर नॉट एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड देयरफॉर दे हैव टू कम टू अर्बन एरिया सीकिंग द एम्प्लॉयमेंट। अगर वहाँ पे कोई जॉब ही नहीं है तो उनको यहाँ पे आना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए। The large-scale migration puts tremendous pressure on land, water and other resources in the urban areas. ये क्यों बोला है, क्योंकि जो अर्बन एरियाज में जो रिसोर्सेज है जैसे कि लैंड है, पानी है और बिजली है, ये सारी चीज़ें लिमिटेड लोगों के लिए। अब यहाँ पे अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाता है और रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये विल सी कि हमको कहीं ज़मीन ही नहीं मिलेगी, घर की कमी हो जाएगी और छोटे छोटे घर में रहना पड़ता है, तो दैट इज़ द केस। The skill and the talent of rural craftsmen, artisans, etc. leads to gainful employment to those with inherent skills, resulting in their economic upliftment. Thus, their help in it. मतलब जिनके पास वो स्किल और टैलेंट है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में यूज हो सकती है, तो वो उनके खुद के लिए एक जॉब जनरेट करती है जिसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एक बिजनेस खुद के लिए खड़ा कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको रूरल से अर्बन में आने की जरूरत नहीं है पैसे कमाने के लिए। 11th one is flexibility in operations. Small scale industries are more flexible. They can adapt themselves to changing market requirement very fast. तो ये लोग बहुत, एक तो छोटा बिजनेस है, ठीक है, उनके रिसोर्सेज भी लोकली आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है। तो अगर मार्केट का कोई टेस्ट है वो चेंज हो रहा है बहुत जल्दी, तो ये लोग फटाक से उसको अडाप्ट कर लेते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है उनके ऑपरेशंस। तो इट्स टाइम टू हैव अ लुक ऑन चैलेंजेस बिफोर द स्मॉल स्केल, मतलब ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती है जब आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चालू करने जाते हो। सबसे पहले है कि इन इंडिया द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। देखो, आपने नोटिस किया होगा जब ना हम एडवांटेजेस के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने फर्स्ट लाइन में क्या लिखा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पर जब हम चैलेंजेस के बारे में लिख रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, डिफिकल्टीज आती है। सो देर इज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्क, मतलब उस काम में थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट भी है
The following are the challenges that small scale industries face. The first is old method of production. Generally small scale industries are outdated technology. मतलब वो लोग ऐसे modern technology use नहीं करते हैं. And the old method of production, मतलब पुराना जो production का method है वही use करते हैं. So use of this low grade technical know-how and skill is resulting into low productivity in many areas. मतलब क्वालिटी वाइज आपका प्रोडक्ट खराब नहीं होगा इन स्मॉल स्केल, क्वालिटी वाइज इट इज लाइक वेरी गुड, बट देन इसके अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, पुराना प्रोडक्शन का मेथड यूज करते हो, तो फिर उसकी वजह से क्या होता है ना कि आप कम गुड्स प्रोड्यूस कर पाते हो, तो उससे फिर प्रोडक्टिविटी हार्म होती है। समझ लो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले के इसमें जब हैंडलूम्स में वो कपड़े हाथ से जब बनाए जाते थे, तो अगर आप 1 घंटे में वहां पे सिर्फ 4 ही कपड़े बना पाओगे, बट अगर आप मॉडर्न तरीका अपनाओगे मशीन यूज करके, तो वहाँ पे आप 1 घंटे में बहुत सारी कपड़े एक साथ में मैन्युफैक्चर कर पाओगे, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हार्म हो जाती है। The second is inadequate finance. The non-availability of adequate finance is a serious problem faced by the small scale industry. मतलब जब पैसे की जरूरत होती है ना, तो फिर नहीं होता है इनके पास, क्योंकि इनका सेल प्राइस कम है, तो इनको पैसे भी कम मिलते हैं, इनका कॉस्ट भी कम लगता है, तो वो एक फाइनेंस की जरूरत होती है ना, तो उनके पास नहीं होता। जनरली एसएसआई बिगिंस विद स्मॉल कैपिटल बेस, वो तो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि एसएसआई चालू करने के लिए एक छोटे अमाउंट की जरूरत होती है। Many of the units in the small sector raise funds from capital market, and these units frequently suffer from lack of adequate working capital. मतलब जब फाइनेंस की जरूरत है, हमको किसी चीज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमको पैसे जमा करने पड़ते हैं, हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। Then there is a problem of raw material. Another major problem of the small scale industry is inadequate supply of raw material. Due to SSI have to compromise on quantity and quality of raw material or pay more price for the good quality of raw material. मतलब raw material हमको कहाँ से मिलता है? नेचर से मिलता है, जो हमारे आस पास है वो रिसोर्सेज हम यूज करते हैं। तो एक अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल होता है, अगर मिल भी गया तो हमको उसके लिए ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर हम आसपास के रॉ रिसोर्सेज यूज़ करके रॉ मटेरियल यूज़ करके हम जो बना रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा क्वालिटी हार्म हो सकता है, बट अगर हमको अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो हमें ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। द फोर्थ वन इज लेबर प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द, अभी मतलब आप बोलोगे कि स्टार्टिंग से पढ़ रहे कि इंडिया में लेबर का प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पे क्यों है। सो लेट्स स्टडी। मोस्ट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रिक्रूट अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स ऑन डेली वेजेस। मतलब आपने देखा होगा ना, जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, तो उसमें जो वर्कर्स होते हैं वो डेली वेजेस पे होते हैं, मतलब उनको पर डे का पगार मिलता है। तो इट इज नॉट फिक्स्ड, जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, जो पहले आ गया उसको मिल जाएगा वैसा। दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लो लेबर प्रोडक्टिविटी, हायर एब्सेंटिज्म एंड द पुअर जॉब कमिटमेंट। क्यों? क्योंकि देखो, अब मुझे डेली वेजेस मिल रहा है, सपोज मैं काम कर रही हूँ रोज, मुझे रोज पैसे मिलते हैं पर डे के हिसाब से। तो सबसे पहली बात तो मैं अपना डेडिकेशन लेवल उतना नहीं दूंगी उस जॉब में, क्योंकि मुझे पता है कि आज मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उतना ही पैसा मिलेगा। तो कल मुझे मेहनत करना है नहीं करना है वो मेरा लुकआउट नहीं है, तो वो एक प्रॉपर डेडिकेशन नहीं होगा मेरा। हायर एब्सेंटिज्म, मतलब अब नॉर्मली अगर हमको जो फुल मंथ की सैलरी मिलती है, तो हम लोग छुट्टी नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हमारे वो एक दिन का पैसा कटता है। बट यहाँ पे तो हमको एक दिन का पैसा मिल रहा है, तो अगर मैंने एक दिन छुट्टी ले ली तो खाली उस दिन का पगार जाएगा वैसा। समझो। और पुअर जॉब कमिटमेंट, मतलब वही कि मैं डेडिकेशन से काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि कल अगर मैं फर्स्ट नहीं पहुंच पाई तो वो काम किसी और को मिल जाएगा। The wages are low due to financial limitation, which turns into labor dissatisfaction and increases the labor turnover. Labor dissatisfaction किसको बोलते हैं? अगर मुझे सपोज पूरे 10 घंटे वो सब वजन उठा के लेबर वाला काम करना है 10 घंटे, और उसके बदले मुझे सिर्फ 2 या 3 हज़ार रुपये मिल रहा है, तो उससे मतलब मेरा जो मोटिवेशन है वो खत्म ही हो जाएगा काम को लेके, कि मतलब काम इतना मेहनत वाला है एंड पैसे मुझे कम मिल रहे हैं। सेकेंड इज इंक्रीज इन लेबर लेबर टर्नओवर। क्या होता है, मुझे अगर कम पैसे मिलेंगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी, फिर मेरी जगह पे कोई और आएगा, उसको भी यही फीलिंग आएगी कि मैं काम इतना कर रहा हूँ और पैसे कम मिल रहे हैं, तो वो भी छोड़े। तो जितनी बार वो लेबर्स छोड़ के जाते हैं और नए लेबर्स हायर होते हैं, उसको लेबर टर्नओवर बोलते हैं। तो अगर कम पैसे पे करेंगे तो लेबर टर्नओवर बढ़ने का प्रॉब्लम है। फिर इम्प्रॉपर शिफ्ट्स है, मतलब शिफ्ट टाइमिंग्स बराबर नहीं है, अगर 3 बजे का जॉब है और ऐसा।
Lack of job security makes employment in this unattractive and talented workforce does not offer success. मतलब इसके अंदर है ऐसा कुछ खास ये नहीं है कि टैलेंटेड मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनके पास प्रोडक्टिविटी है जो काम कर सकते हैं तो अपना क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं वो लोग कभी भी एसएसआई में काम करना नहीं। इसलिए आपने हमेशा सुना होगा कि अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड की ही बात होती है क्योंकि स्किल्ड वर्कर्स कब भी यहाँ पे आना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे पैसे कम है और दूसरा मेहनत बहुत ज़्यादा है। The fifth one is marketing problem. Marketing is one of the most important activity as it generates revenue. Marketing इसलिए ज़रूरी है कि मैं हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि अगर आप कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है। Effective marketing of good requires through thorough understanding of the customer's need and requirement. अब होता है बड़ी बड़ी कंपनीज में मार्केटिंग करने के लिए भी एक अलग से टीम बैठाई जाती है। सो दोज पीपल नो कि कस्टमर्स का जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे भी मार्केटिंग करने के लिए वैसे इंसान की जरूरत है। In most cases, marketing is weaker area of the small industry than SSI have to depend excessively on the middlemen who at times exploit them by paying low price and delayed payments. मतलब वो SSI में खुद तो मतलब वैसे टाइप के लोग नहीं होते जो हाईली टैलेंटेड होते हैं जो लोगों के कस्टमर्स के डिमांड को समझ सकें। तो वो लोग को मजबूरन क्या करना पड़ता है ना, एक ऐसे मिडिल मैन एक ऐसा इंसान अपॉइंट करना पड़ता है जो उनके बिहाफ पे मार्केटिंग करे बाहर। तो इन दैट केस क्या होता है, मिडिल मैन भी उनका फायदा उठाते हैं, उनको कम पैसा देते हैं और लेट देते हैं पैसे। Further, the direct marketing may not be feasible for this because they lack necessary infrastructure. मतलब उनके पास वो फैसिलिटी ही नहीं है कि वो खुद मार्केटिंग करने बाहर निकल जाए, इसीलिए उनकी मजबूरी है कि उनको ये मिडिल मैन की जरूरत पड़ती है। The sixth one is problem of transport. So it is necessary for SSI to spend on transportation of raw material and the finished good. ये तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि रॉ मटेरियल आएगा उसके लिए भी हमको पैसे देने हैं और फिनिश गुड्स को हम बाहर भेजेंगे उसके लिए भी पैसे देने हैं। So due to the lack of transport facility, it is difficult for the transfer of raw material from market to factory and finished goods from factory to consumer. मतलब अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है ना तो रॉ मटेरियल को मार्केट से फैक्ट्री तक के लाने का खर्चा और फैक्ट्री से कंज्यूमर तक भेजने का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। The seventh is sickness. Prevalence of sickness in small scale industry has become a point to worry about the policy makers and entrepreneurs. The causes of sickness are both internal and external. The internal problems include lack of skilled and trained labor, lack of managerial and marketing skills, etc. External problems includes delayed payments, shortage of working capital, inadequate loans, and lack of demand for their products. तो ये सिकनेस की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो इंटरनल की बात करते हैं। मैंने आपको बोला यहाँ पे अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड लोगों की ज़्यादा लेबर्स डिमांड होती है। स्किल्ड लोग कभी भी ये काम नहीं चुनेंगे क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है और पैसे बहुत कम। तो स्किल्ड लेबर्स नहीं है, कोई ट्रेन लेबर्स नहीं है, तो कोई मैनेज करने के लिए एक मैनेजरल पर्सन नहीं है, मार्केटिंग करने के लिए कोई मार्केटिंग पर्सन नहीं है। समझ रहे हो? फिर एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि पेमेंट टाइम पे नहीं हो रहा है, फिर वर्किंग कैपिटल हमारे बिजनेस में बराबर नहीं है, लोन हमने ढेर सारे ले रखे हैं, वहाँ पे बहुत सारा डिमांड मतलब हमें हमें कोई डिमांड ही नहीं आ रही है कंज्यूमर से। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है ना, मतलब एक सिकनेस मतलब वो बीमार वाला सिकनेस नहीं, बट एक काइंड ऑफ अनअट्रैक्टिव हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब मन नहीं करता है, चलता नहीं है, वो बिजनेस चल नहीं पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता इन सब चीज़ों की वजह से। एट पावर शॉर्टेज एंड इरेगुलर सप्लाई। The higher cost of power acquisition, load shedding, and the frequent power cuts, irregular power of supply of power, voltage fluctuation, rising power charges badly affect the productivity. तो अगर आप किसी रूरल एरिया में जाते हो तो वहाँ पे बिजली का बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब आए दिन बिजली चली जाती है यहाँ पे, या फिर एक साथ में हर जगह बिजली चली जाएगी। वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, इस वजह से क्या होता है कि आपकी मशीन्स कभी कभी बंद ही हो जाती है या फिर स्लो काम करती है, और इसकी वजह से जो आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी बहुत स्लो मतलब रिड्यूस होता है, तो प्रोडक्टिविटी को हार्म करती है ये चीज़। द नाइन्थ इज ग्लोबल कंपटीशन। अपार्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम स्टेटेड अबाउट, जो ऊपर के प्रॉब्लम्स है तो है ही,
But small scale businesses are facing the problem on the context of liberalization, privatization, and globalization policy being followed by several countries over the world. मतलब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ना, वो एक इतने लेवल पे ही काम करती है, एक लोकल लेवल पे काम करेगी, उसके ऊपर उनका जो पहुंच ही नहीं है। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये पॉलिसीज गवर्नमेंट ने बनाई है, जिसके आगे हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बट जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना, उनका कोई पहुंच ही नहीं है उस लेवल पे। दे हैव टू ऑपरेट इन द लोकल थिंग्स ओनली। ठीक है, तो आज के लिए आई एम गोना एंड दिस लेक्चर हियर, क्योंकि इसके आगे जो फाइनल चीज हमको पढ़नी है वो स्टेप्स है, कि हमको बिजनेस चालू करना है तो कौन से स्टेप्स होंगे। तो आई गेस अभी के लिए आप ये चीज़ें पढ़ो। पहले तो मीनिंग, सेकेंड इज इम्पोर्टेंस क्या है, थर्ड इज एडवांटेजेस क्या है, एंड द फोर्थ इज चैलेंजेस क्या क्या है। एक बार आप ये रीड कर लोगे, यू हैव द क्लियर पिक्चर कि बिजनेस में फ़ायदे क्या है और हमको प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है। तो उसके बाद हम एक फ्रेश माइंड से स्टेप्स पढ़ सकेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।